everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर और अब चैप्टर है ह्यूमिडिटी। तो एयर प्रेशर और विंड्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसी एयर में जो पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि सुबह उठकर जब आप घास देखते हो उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें क्यों होती हैं, या फिर गर्मी इतनी चिपचिपी सी क्यों लगती है? जी हाँ, ये सब कुछ ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी कैसे बनती है, ह्यूमिडिटी का हमारे टेम्परेचर, हमारे रेन के ऊपर क्या अफेक्ट होता है, इवन ये हमारे कंफर्ट को भी अफेक्ट करती हैं। तो यही सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? पानी की ही बात कर रहे हैं। तो पानी यानी कि वाटर, इट एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स। तो ये 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले है सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। तो आइस इज अ सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड एंड वेपर्स आर द गैसेस। करेक्ट। अब वाटर वेपर्स जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। तो जब पानी वेपर स्टेट में आता है, सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ह्यूमिडिटी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई। अब हम वेरिएशन ऑफ ह्यूमिडिटी की बात करें। अब जैसे अगर जब हवा ठंडी होती है ना, तो हवा बेसिकली ड्राई होती है और ये हमें पोलर रीजन्स में देखने को मिलती है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी 0% होती है। करेक्ट। जब हम इक्वेटोरियल रीजन्स में, मतलब इक्वेटर के आसपास वाले रीजन्स में आते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पर इट मे रीच अप टू 5 डिग्री। तो अब ह्यूमिडिटी 5 डिग्री नहीं, सॉरी, परसेंट। तो अब ह्यूमिडिटी का लेवल 5% तक हो जाता है। और जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, इट कंट्रोल्स हाउ मच वाटर वेपर एयर कैन होल्ड। ठीक है। तो अब कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि कितने वाटर वेपर्स, कितने वाटर के ये मतलब भाप जो है पानी की, वो कितनी होल्ड कर सकती है ये हवा। So warm air holds more moisture and cool air holds less moisture. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। जितनी ज़्यादा गर्म होगी हवा उतना मॉइस्चर ज़्यादा होगा और जितनी ठंडी होगी हवा उतना कम मॉइस्चर वो होल्ड कर पाएगी। नाउ द इफेक्ट ऑफ हाइट एंड टेम्परेचर। तो देखो, हर एक चीज़ अफेक्ट करती है। अब जैसे टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर अंटिल इट रीचेस सेचुरेशन। सेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैं 4 ग्लास पानी पी सकती हूँ, तो मैंने 4 ग्लास पानी पी लिया, अब मैं सेचुरेटेड हो गई, अब इससे ज़्यादा पानी मैं नहीं पी सकती। सो दैट इज़ व्हाट सेचुरेशन इज़। वैसे ही हवा कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, जब वो पूरा मॉइस्चर होल्ड कर लेगी, दैट इज़ द सेचुरेशन पॉइंट। करेक्ट। अब ये जो सेचुरेशन पॉइंट है, इस सेचुरेशन पॉइंट पर कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पर ड्यू बनना, फॉग बनना और क्लाउड्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब एयर सेचुरेटेड हो जाती है, अपने मैक्सिमम मॉइस्चर होल्ड करती है, तो अब यहाँ पर फॉग, ड्यू और क्लाउड्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, एयर रेरिफाइड होती जाती है, मतलब एयर और भी ज़्यादा रेर होती जाती है और वो कम से कम मॉइस्चर होल्ड करती है। सो हेंस द ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विद द ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे एयर ने कितने वाटर वेपर्स को होल्ड करके रखा है या कितने वाटर वेपर्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक है।
Now this is expressed as a measure of moisture in the atmosphere and it is dynamic. मतलब ये बदलती रहती है, जैसे जैसे टेम्परेचर और लोकेशन बदलेगी ह्यूमिडिटी बदलती रहेगी. इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर ह्यूमिडिटी इज नॉट इक्वल टू रेनफॉल. ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जो है उससे हम मॉइस्चर का कंटेंट बता सकते हैं, लेकिन वो हमें प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के बारे में कुछ नहीं बताती है, कोई लिंक नहीं है अभी उसका. अब हमारे पास दो तरह की ह्यूमिडिटी है. सो ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म्स. एक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और दूसरी है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. और ये जो दोनों है ना, दे इंडिकेट मॉइस्चर इन द एयर बट मेजर इट डिफरेंटली. लेकिन ये अलग अलग तरह से मेजर होती है. आर रिप्रेजेंट्स रेशो, ठीक है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंट्स रेशो. एंड ए इज द एक्चुअल ह्यूमिडिटी, कि एक टाइम पर एक जगह पर कितनी ह्यूमिडिटी है, दैट इज एक्चुअल ह्यूमिडिटी. याद रहेगा आर रेशो, तो यहाँ पर हम रेशो निकालते हैं ह्यूमिडिटी का. ए एक्चुअल एंड एब्सोल्यूट, मतलब एक्चुअली कितनी ह्यूमिडिटी है. तो दोनों को डिस्कस करते हुए शुरू करते हैं. सबसे पहले है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम रेशो निकाल रहे हैं. अब पॉइंट ये है कि रेशो किसका निकाल रहे हैं. सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, मतलब मेरे आसपास जो हवा है उसमें एक्चुअल कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम अमाउंट द एयर कैन होल्ड. बात क्लियर हुई? नहीं हुई? सुनो, मेरे आसपास जो हवा है वो 50% मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, लेकिन अभी उसमें सिर्फ 5% मॉइस्चर है. सो दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सो इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 50. तो कितनी एक्चुअल अमाउंट कितना है अभी एयर में वो लिखेंगे, और टोटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितने होल्ड किए जा सकते हैं वो लिखेंगे, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो परसेंटेज आएगी, है ना. सो बस इसको हम हमेशा ही परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% होती है, इसका मतलब है एयर सेचुरेटेड है. मतलब मैंने 4 ग्लास पानी पी लिए हैं, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं पी सकती. सो आई एम सेचुरेटेड राइट नाउ. सो नाउ आई कैन नॉट ड्रिंक मोर वाटर. सो इन द सेम वे एयर कैन नॉट होल्ड मोर मॉइस्चर एट दिस टाइम. सो कंडेंसेशन और रेन इज लाइकली टू हैपन. अगर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो एयर हमें ज़्यादा गर्म लगेगी और वो ज़्यादा स्टिकीनेस वाली फीलिंग आएगी. ठीक है, स्टिकी लगेगी. अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो एयर हमें ठंडी लगेगी और एयर ड्राई होगी, तो वो जो स्टिकीनेस है ना वो नहीं होगी. तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विद द मोर वाटर वेपर. जितने ज़्यादा वाटर वेपर उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज व्हेन वाटर वेपर रिड्यूसेज. अब जैसे वाटर वेपर कम होते जाएंगे ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स तो सिंपल ही हैं. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन ह्यूमंस. तो हमारे ऊपर ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है. तो पहली बात, अगर ह्यूमिडिटी, ओके सॉरी लेट मी गो बैक टू माई स्क्रीन. अगर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो हमें गर्मी लगेगी और एक हैवीनेस सी होगी, एक स्टिकीनेस सी होगी. अगर लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो ये लाइट वेट होगी और हमें भी ना एकदम वो लवली वाली फीलिंग आएगी, लवली और लाइवली वाली फीलिंग आएगी. अब हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब स्वेट हमारा स्लोली इवेपोरेट होगा. जब हमारा स्वेट स्लोली इवेपोरेट होगा तो हमें हॉट लगेगा, मतलब गर्मी लगेगी. जब हमारा स्वेट इवेपोरेट होता है ना तभी तो हमें वो एकदम मतलब कूलिंग इफेक्ट आता है. तो ट्रीज़ में होता है ना, ट्रीज़ में भी जब ट्रांसपिरेशन होती है तो ट्रीज़ को एक कूलिंग इफेक्ट आता है. इन द सेम वे जब हमारा स्वेट इवेपोरेट होता है तो हमें एकदम वो ठंडी ठंडी कूल वाली फीलिंग आती है. और जब हमारे आसपास रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हमारा स्वेट इवेपोरेट नहीं होता, और इवेपोरेट नहीं होने की वजह से हमें ज़्यादा गर्म लगता है और अनकंफर्टेबल लगता है. ओके, नाउ द लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने से स्वेट इवेपोरेट हो जाता है बहुत जल्दी, जिससे हमें कूलर फीलिंग आती है दैन द एक्चुअल टेम्परेचर. मतलब जो टेम्परेचर होगा भी ना उससे भी हमें ठंडी वाली फीलिंग आएगी.
सो द ह्यूमिडिटी बेसिकली अफेक्ट्स आर कंफर्ट लेवल्स, मैंने बोला था ना, हेल्थ एंड इवन द क्लोथिंग चॉइसेस। अब अभी ही आपके सामने रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाए और आपका स्वेट एकदम इवेपोरेट होने लग जाए, आपको ठंडी लगने लग जाएगी, आप बोलोगे कि यार आज तो स्वेटर पहननी पड़ेगी। तो ये हमारे कंफर्ट लेवल, हेल्थ और इवन हमारे जो क्लोथिंग चॉइसेस हैं उसको भी अफेक्ट करता है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी, that is the absolute humidity. Absolute humidity is the actual amount of water vapor which are present in a given volume of the air regardless of the temperature. अब temperature क्या है we don't care, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि actual water vapors एक given amount of air में, एक given volume of air में कितने water vapors present हैं, हमें टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन ग्राम ऑफ मॉइस्चर पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, सो ग्राम पर क्यूबिक मीटर में, ठीक है। आगे बात करते हैं, हॉट एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर देन द कोल्ड एयर, ठीक है। नाउ ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है इट डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल, तो कोल्डर रीजन्स की तरफ ये ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती जाती है। 30 डिग्री पे 30 ग्राम पर मीटर क्यूब इज़ द वैल्यू और 0 डिग्री पे 5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर इज़ द वैल्यू। तो ये दोनों थोड़ा सा याद रख लेना। जो हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है वो डिपेंड करती है मॉइस्चर कंटेंट पे सिर्फ और सिर्फ, एंड नॉट टेम्परेचर डायरेक्टली। इसका मतलब है कि एक गिवन मॉइस्चर कंटेंट पे ना temperature does not alter the value directly. Now let us have this comparison between relative and absolute humidity. So relative humidity definition क्या है? It is the ratio, R for relative, R for ratio of the actual to the maximum vapor content that air can hold. Absolute humidity is the actual amount of water vapor the air can hold. Now it depends on temperature, it directly depends on the amount of water vapor only. The units are percentage, यहाँ पर ग्राम पर क्यूबिक मीटर, रेंज है 0 to 100 और यहाँ पर कंडीशंस पर वेरी करती है। इफेक्ट क्या है, ये हमारे कंफर्ट को, रेनफॉल की पॉसिबिलिटी, सब कुछ ये हमें बताती है। वहीं पर एब्सोल्यूट मॉइस्चर लोड बताती है एयर में। मेजरमेंट की बात करें तो हम इसको हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं और इसको साइक्रोमीटर या फिर इलेक्ट्रिक सेंसर से मेजर करते हैं। अब बात करते हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की। दोनों ही बड़े ही सिंपल से कॉमन से फिनोमेना हैं जो हमने पढ़े हैं। तो अब जैसे इवेपोरेशन है ना, किसी भी चीज़ को इवेपोरेट होने के लिए उसे चाहिए हीट, वहीं पर किसी भी चीज़ को कंडेंस होने के लिए उसे चाहिए चिल्स या फिर टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए और यहाँ पर कम। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स, तो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, राइट। कैसे होता है? जब सन की हीट आती है तो इवेपोरेशन होता है। कंडेंसेशन कब होता है? तो कंडेंसेशन में गैस लिक्विड या फिर कई बार डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है। स्नो भी गिरती है, राइट, तो कई बार सॉलिड में कई बार लिक्विड में वो चेंज हो जाती है। एंड दिस हैपन्स व्हेन एयर कूल्स बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, जब एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे हमारी हवा ठंडी हो जाती है। अब बात करते हैं कंडेंसेशन को और डिटेल में। सो व्हेन एयर कूल्स बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, तो जो वाटर वेपर होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इफ द ड्यू पॉइंट इज लेस देन 0 डिग्री, सो वाटर वेपर्स टर्न डायरेक्टली इनटू आइस थ्रू सब्लिमेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमने पूरे प्रोसेसेस पढ़े हैं, जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं कि डायरेक्टली व्हेन गैस डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बुलाते हैं। ना कंडेंसेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर और दूसरी द रेट ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन ना अलग अलग तरह की होती है। सो इट अपीयर्स इन सेवरल विजिबल फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर और हाइट के ऊपर। मेनली क्लाउड्स, तो ये जो आप क्लाउड्स देखते हो ना अपने आसपास, दिस इज ड्यू टू कंडेंसेशन, ड्यू, फ्रॉस्ट, फ्रॉग एंड मिस्ट। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड्स जो है ना, दीज आर द विजिबल कलेक्शन ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और the ice crystals in the air above the ground,
ठीक है। तो ये छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स या टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो ग्राउंड के ऊपर होते हैं। दे फॉर्म व्हेन द राइजिंग मॉइस्ट एयर कूल्स एंड देन इट कंडेंसेस अराउंड अ डस्ट और अ स्मोक पार्टिकल्स, और बेसिकली कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। तो होता क्या है कि जब वाटर वेपर बनते हैं फिर ये ऊपर जाते हैं, ऊपर क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इन डस्ट पार्टिकल्स को ये एक तरह से न्यूक्लियाई बना के ना इनके अराउंड सराउंड हो जाते हैं। बात समझ गए? सो दिस इज हाउ दीज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स के बारे में बात करें तो ल्यूक हॉवर्ड, सो ही वॉज एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट, ही क्लासिफाइड क्लाउड्स इन 1803 इन द classification and identification of clouds. अब clouds occur at different heights from near the ground to 13,700 किलोमीटर। तो जो ग्राउंड के पास होते हैं उसे हम फॉग बुलाते हैं। तो सर्दियों में होती है ना फॉग, बस वही। तो अब देखते हैं क्लाउड्स कितने तरह के होते हैं और वो उनके फीचर्स क्या हैं। अब जैसे लो क्लाउड्स मतलब सरफेस लेवल से 200 मीटर ऊपर, 200 मीटर ऊपर तक। सो दीज आर द लो क्लाउड्स, और इसमें स्ट्रैटो, क्यूमुलस, nimbostratus, cumulus, stratus and nimbus, these are the different types of low clouds। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लेयर्ड होते हैं या फिर हीप लाइक होते हैं और ये बारिश लेकर आते हैं। वहीं पर मीडियम क्लाउड्स की बात करें तो ये 2000 से 6000 मीटर तक होते हैं। ऑल्टो क्यूमुलस या फिर ऑल्टो स्ट्रैटस इनके टाइप्स हैं। मिड लेवल के होते हैं और ये जनरली वेदर चेंजेस को इंडिकेट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं याद रखनी है। तीसरे तरह के हैं हाई क्लाउड्स जो कि 6000 यानी कि 6000 मीटर से अबव होते हैं। सेरस, देन सेरको स्ट्रैटस, कैरोस्ट्रैटस एंड कैरोक्यूमुलस। सो दीज आर विस्पी आइस क्रिस्टल क्लाउड्स, फेयर वेदर बट मे प्रेसीड स्टॉर्म्स। ठीक है। वैसे तो ये शांत से होते हैं लेकिन हो सकता है कि इनके आगे पीछे ज़रा स्टॉर्म्स आ जाएं। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लाउड। तो पहले मुझे ये बताओ कि क्या मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि क्लाउड्स की इंपॉर्टेंस क्या है? अरे भाई क्लाउड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड्स नहीं होंगे, जैसे बाहर जाते ओ आज तो क्लियर स्काई है, बारिश नहीं होगी। क्लाउड्स होंगे तो एक उम्मीद होती है ना कि बारिश आएगी, है ना। और किस किस को रेनी सीजन पसंद है मुझे ज़रूर बताना। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लाउड्स, सो दे रेगुलेट द अर्थ्स टेम्परेचर, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड ट्रैप हीट। तो हमने पढ़ा था ना कि दिन में ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और रात को जो अर्थ से हीट निकल रही है उसको पूरी तरह हमारे अर्थ सरफेस से एस्केप नहीं होने देते। तो इस तरह ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। दिस इंडिकेट्स द वेदर चेंजेस। डार्क क्लाउड्स मतलब कि रेन आने वाली है, बारिश आने वाली है। एंड द सोर्सेज ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेन, स्नो, हेल, सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज। नाउ all the precipitation, rain, snow, hail, they originate from cloud। अगर clouds नहीं होंगे तो कोई precipitation नहीं होगी। and even the clouds help scientists understand the meteorological processes। तो ये जो weather predictions आती हैं ना, ये भी इन्हीं clouds की वजह से ही आती हैं। तो उनमें इनका भी बड़ा important role है। अब बात करते हैं, दे ऑल्सो प्ले मेजर रोल इन द अर्थ हीट बजट। अब एब्जॉर्ब द पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, तो ये सोलर रेडिएशन के पार्ट को एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ पार्ट को, एंड रिफ्लेक्ट सम बैक टू द स्पेस, कुछ को स्पेस में वापस भेज देती हैं। दे डिफ्यूज और स्प्रेड सोलर लाइट अक्रॉस द स्काई एंड ऑल्सो दे एब्जॉर्ब द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस और उन्हें री रेडिएट कर देती हैं टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो इससे अर्थ में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती। तो जैसे हमने देखा है कि क्लाउडी डेज आर वार्मर बट क्लियर स्काइज, मतलब विंटर्स में क्लियर स्काइज दे आर मोर कोल्डर, राइट। सो रीज़न बीइंग कि जब क्लाउड्स होते हैं ना और अर्थ की हीट रेडिएट हो रही है तो वो इस हीट को री रेडिएट करके अर्थ की तरफ वापस भेज देते हैं, इसलिए क्लाउडी डेज फील वार्मर एज कम्पेयर टू द क्लियर स्काइज इन विंटर्स। Now the clouds radiate heat continuously according to their temperature. Without clouds, hotter days और colder nights होती हैं। Clouds बहुत हेल्प करते हैं हमारे अर्थ को कि एक टेम्परेचर को मेंटेन करने में। अब हम बात करते हैं ड्यू। ड्यू को हिंदी में बोलते हैं शबनम।
तो ड्यूरिंग विंटर्स अब जो भी हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ग्रास है, फ्लावर्स है, लीव्स है, ये ना सनसेट के बाद ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। फिर जो आसपास की हवा में मॉइस्चर होता है, जब ये इन ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आता है तो ये कंडेंस हो जाता है इनके सरफेस पर और हमें टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं। सो दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड एज ड्यू। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज क्लियर एंड काम नाइट्स एंड मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो ड्यू बनने के लिए एक तो क्लाउड्स नहीं होने चाहिए, क्लियर नाइट्स होनी चाहिए, काम नाइट्स होनी चाहिए और एयर में मॉइस्चर होना चाहिए, टेम्परेचर ड्रॉप्स टू द ड्यू पॉइंट। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट इट अकर्स व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जब फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, इंस्टेड ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट्स नाउ वेपर फ्रीजेस डायरेक्टली इनटू आइस क्रिस्टल्स ऑन द सरफेस। तो जो बच्चे ना नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते हैं उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, कई बार ऐसा लगता है बर्फ़ जमी है। सुबह उठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि घास पे बर्फ़ जमी है। सो दैट इज़ बेसिकली द फ्रॉस्ट। इट इज़ कॉल्ड एज फ्रॉस्ट और ये क्रॉप्स के लिए, प्लांट टिश्यूज़ के लिए बहुत हार्मफुल होती है क्योंकि ये सेल्स को ना फ्रीज कर देती है। अब जैसे अगर हम ड्यू की बात करें ना, दोनों ड्यू और फ्रॉस्ट दोनों में कूलिंग चाहिए, लेकिन ड्यू में इतनी कूलिंग नहीं चाहिए कि वो मतलब आइस बन जाए। लेकिन फ्रॉस्ट के केस में अगर फ्रॉस्ट बननी है तो टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द फॉग। तो विंटर इवनिंग्स आपने देखी होंगी, आफ्टर द समर सनसेट जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है एंड एयर नियर द ग्राउंड कूल्स टू इट्स ड्यू पॉइंट। वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल्स क्लोज टू द अर्थ सरफेस और ये फॉग बनाता है। फॉग डेंस होती है और लो लाइंग होती है। इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी लेस देन 1 किलोमीटर, clears with sunrise as the air warms up and also forms the warm moist air moves over the cold surface। तो ये तब भी बनती है जब एक warm moist air cold surface के ऊपर से move करती है, तब भी fog बनती है। अब अगर हम mist की बात करें तो mist is formed when fog is thinner and less dense। तो visibility जो है ना अब वो 2 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है, उसे हम मिस्ट बुलाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है माउंटेन वैलीज, रिवर बेसिन्स और कोस्टल एरियाज़ में। तो अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वाटर साइकिल का। तो प्रेसिपिटेशन होता क्या है? मतलब वाटर वेपर्स का अर्थ पे वापस आना इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो या फिर हेल। सो दैट इज व्हाट प्रेसिपिटेशन इज। सो प्रेसिपिटेशन इज वाटर इन लिक्विड और अ सॉलिड फॉर्म फॉलिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अर्थ। अब ये रेन, स्नो, स्लीट, हेल, ड्रिजल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। So it represents the deposition of the atmospheric moisture and it is a major step of our hydrologic या फिर water cycle। precipitation solid और liquid states दोनों में ही होती है। अब अगर हम process की बात करते हैं, the main process behind the precipitation is the adiabatic cooling of the rising air masses। तो हमने adiabatic और kadiabatic लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो एडियाबैटिक क्या होता है कि जब हवा गर्म होके ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जाती है, लाइट होती है और ऊपर की तरफ जाती है। सो व्हेन एयर राइजेस इट एक्सपैंड्स एंड ऊपर जाके फिर ये कूल हो जाती है, दिस लीडिंग टू द कंडेंसेशन। अब छोटे छोटे जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके अराउंड ये वाटर वेपर्स कंडेंस होना शुरू कर देते हैं और ये बना देते हैं क्लाउड्स। बट नॉट एवरी कंडेंसेशन रिजल्ट्स इन रेनफॉल। मतलब हर बार कंडेंसेशन रेनफॉल ही नहीं लेकर आएगी। ओनली व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस पैलेट्स और क्रिस्टल्स ग्रो लार्ज इनफ टू ओवरकम द एयर रेजिस्टेंस, तब वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आती है। मतलब पानी तो इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कूल हो रहा है, वहाँ पर क्लाउड्स बन रहे हैं, लेकिन हर बार ना बारिश नहीं होगी। बारिश तब होगी जब हवा इन क्लाउड्स का भार उठा नहीं पाएगी। जब तक ये क्लाउड्स हैवी इनफ नहीं होते हैं बारिश करने के लिए, तब तक ये प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। अब प्रेसिपिटेशन की कंडीशंस क्या है? इट अकर्स व्हेन दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहली बात, व्हेन द एयर इज सैचुरेटेड। सो एयर मस्ट बी सैचुरेटेड, मतलब उसमें मैक्सिमम मॉइस्चर होना चाहिए।
दूसरा, कंडेंसेशन टेम्परेचर जो कि ड्यू पॉइंट होता है, इट मस्ट बी रीच, तो ऊपर जाके कंडेंसेशन का टेम्परेचर आ जाए ताकि पानी जो है ना, मतलब जो वेपर्स है ना, अब वो अराउंड दीज ड्रॉपलेट्स ये कंडेंस होना शुरू हो जाए। कंडेंसेशन न्यूक्लियर होना चाहिए, जैसे कि टाइनी डस्ट पार्टिकल्स या फिर सॉल्ट के पार्टिकल्स जिनके अराउंड ये ड्रॉपलेट्स बने। देन द एयर मस्ट कूल बिलो द ड्यू पॉइंट सो द ड्रॉपलेट्स कैन ग्रो एंड फॉल। तो ये जो पूरी की पूरी हवा है ये ड्यू पॉइंट के नीचे आ जानी चाहिए ताकि ये और ज़्यादा हैवी हो जाए और ड्रॉपलेट्स और ज़्यादा ग्रो करके अब पानी की फॉर्म में नीचे आ जाए। तो अब वैसे हमने ये सब पढ़ा ही था। द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कॉमन है, रेन, स्नो, हेल, स्लीट एंड ड्रिजल। तो देखते हैं इन सबको वन बाय वन ये क्या होते हैं। तो रेन हम सबको पता है, तो रेन ड्रॉप्स आर लार्जर देन ड्रिजल ड्रॉपलेट्स। तो जब ड्रिजल होता है ना, ड्रॉपलेट्स बहुत छोटी होती हैं, लेकिन रेन की ड्रॉपलेट्स बड़ी होती हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन टाइनी क्लाउड ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म द लार्ज ड्रॉप्स। जब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होकर बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बना देती हैं तब रेन आती है। सो व्हेन दे बिकम टू हैवी टू स्टे सस्पेंडेड इट फॉल्स एज रेन। द रेन ड्रॉप डायमीटर कैन रीच अप टू 7 mm। तो इनका जो डायामीटर है, मतलब रेन ड्रॉप का ये जो डायामीटर है ये अप टू 7 मिलीमीटर तक मतलब बढ़ सकता है। एंड लार्जर वंस मे ब्रेक इनटू द स्मॉलर ड्रॉप्स। तो बड़ी बड़ी जो ड्रॉप्स हैं वो छोटी छोटी ड्रॉप्स की फॉर्म में भी ब्रेक हो जाती हैं। अब किस तरह की, what are the different types of rainfall? So all the forms of the rainfall occur from the cloud। तो हर तरह की रेन जो है वो क्लाउड से ही होती है। So the main cause of the rainfall is the adiabatic cooling due to the upward movement of the warm and the moist air। तो adiabatic मतलब ऊपर की तरफ को ascend होना, ऊपर की तरफ को जाना। Now the three main rainfalls, one is the convectional, then orographic and cyclonic। So these are the three types of rainfalls। convectional, जब convection currents आते हैं due to the intense heating of the earth surface। अब होता क्या है कि uneven heating होती है जिसकी वजह से convection currents बनते हैं। उस कन्वेक्शन करंट के बनने की वजह से जो बारिश आती है उसे कन्वेक्शनल रेनफॉल बुलाया जाता है। हॉट सरफेस, वार्म एयर अबव, एयर एक्सपैंड्स, इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अपवर्ड कैरिंग मॉइस्चर। राइजिंग एयर कूल्स एडियाबैटिकली, अब ऊपर जाती है ये ठंडी हो जाती है, वहाँ पर कंडेंस हो जाती है, रीचिंग इट्स ड्यू पॉइंट, और अब ये बनाती है वही सी फॉर कॉलीफ्लावर एंड सी फॉर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, मतलब वो गोभी के जैसे, फूल गोभी के जैसे क्लाउड्स बनाती है। और ये जो हैवी रेन्स हैं दे फॉलो एज द ड्रॉपलेट्स ग्रो लार्ज एंड दे फॉल। ठीक है, आगे कन्वेक्शनल रेन देखो ऐसी होती है कि यहाँ से ऊपर की तरफ को पानी राइज किया, कन्वेक्शन करंट्स हुए, मतलब नीचे हवा गर्म हुई, हवा गर्म जो थी वो ऊपर चली गई, ऊपर से गर्म हवा नीचे आ गई। बस इसी तरह ये कन्वेक्शनल रेनफॉल बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर कन्वेक्शनल रेनफॉल टू हैपन। इंटेंस हीट, सरफेस हीटिंग। एक तो सरफेस ना इंटेंसली हीट होना चाहिए, इट इज़ वेरी कॉमन इन इक्वेटोरियल एंड द ट्रॉपिकल रीजन्स। अबंडेंट मॉइस्चर होना चाहिए और एक स्टेबल एटमॉस्फेयर, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिससे विच अलाउज द वर्टिकल अपलिफ्टमेंट। नेक्स्ट इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल के फीचर्स। तो मोस्टली ये आफ्टरनून में होता है अराउंड 4 PM व्हेन द सरफेस हीटिंग पीक्स। दूसरा, ये टोरेंशियल होता है, वेरी हैवी एंड इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। तीसरा, थंडर और लाइटनिंग दे अकम्पनी द रेनफॉल। तो यहाँ पर थंडर और लाइटनिंग भी साथ में देखी जाती है। ठीक है, तो ये फीचर्स होते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो थंडरस्टॉर्म्स अकर ड्यू टू द रैपिड हीटिंग एंड द एक्सपेंशन इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एयर। तो अब ये एयर कभी एक्सपैंड हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रैपिड हीटिंग हो रही है एयर की, इस वजह से थंडरस्टॉर्म्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब लाइटनिंग जो होती है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द राइजिंग एंड द डिसेंडिंग एयर करंट। तो नीचे से गर्म हवा ऊपर जा रही है, ऊपर से गर्म हवा नीचे की तरफ को आ रही है। तो जब ये दोनों हवा ना गर्म और ठंडी आपस में मतलब इंटरैक्ट करती हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन होती है और इसी फ्रिक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस या फिर लाइटनिंग देखने को मिलती है। द सराउंडिंग एयर फ्रॉम
from cooler high pressure areas rushes into to replace the rising hot air. ठीक है, तो नीचे से गर्म हवा ऊपर की ठंडी हवा को रिप्लेस करती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ जाती है और वो गर्म हवा की जगह ले लेती है। अब बात करते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। सो ओरोग्राफिक, ओरोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंटेन, मतलब ये माउंटेन के आसपास होती है। इट अकर्स जब मॉइस्चर लेडन विंड्स दे आर फोर्स्ड टू राइज ओवर द माउंटेन बैरियर्स। तो जब ये हवाएं, जब ये विंड्स, मॉइस्चर वाली विंड्स, ये बिल्कुल ऊपर चली जाती है माउंटेन्स के ऊपर। सो एज दे राइज वो एक्सपैंड होती है और एडियाबैटिकली ये कूल भी होती हैं। एंड व्हेन इट कूल्स टू द ड्यू पॉइंट तो कंडेंसेशन होती है। एंड जब ये गिरती है विंडवर्ड, जब रेन आती है तो ये विंडवर्ड साइड पे बहुत सारी बारिश कर देती हैं। तो इसे ही हम ओरियोग्राफिक, इवन इसे रिलीफ रेनफॉल भी बुलाया जाता है। तो दिस इज द रिलीफ रेनफॉल। तो यहाँ पर मतलब ये जो हाईलैंड्स है ना, इससे भी ऊपर ये हवा चली गई है। सो हाईलैंड्स कॉजेज ह्यूमिड एयर टू राइज, देन इट कूल्स और ये ओरियोग्राफिक रेनफॉल करती है। अब बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ द ओरियोग्राफिक रेनफॉल। होता क्या है कि मॉइस्ट एयर माउंटेन स्लोप को हिट करती है एंड नाउ दीज आर फोर्स्ड टू राइज अप द स्लोप, मतलब ये उस स्लोप के और भी ऊपर। अदरवाइज हमने क्या देखा था अभी तक, कॉन्टिनेंट्स में हवा आती है, वो इन माउंटेन से टकराती है और यहाँ पर बारिश कर देती है। लेकिन यहाँ पर ये हवा यहाँ पर टकरा के बारिश नहीं करती है, ये और ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊपर जाके एक्सपैंड होती है, कूल होती है, कंडेंसेशन होती है और विंडवर्ड साइड पर बहुत सारी बारिश लेकर आती है। एयर क्रॉसेस टू द लीवर्ड साइड, वहाँ पर डिसेंड करती है। वार्म एयर वार्म्स अप एंड बिकम्स ड्राई और लिटिल या फिर नो रेनफॉल लेकर आती है लीवर्ड साइड पर। ठीक है, नाउ द ड्राई रीजन्स बियॉन्ड द माउंटेन इज नोन एज द रेन शैडो एरिया, या फिर इसी को हम लीवर्ड भी बुलाते हैं, इसी को हम लीवर्ड साइड भी बुलाते हैं। मतलब जहाँ पे रेन शैडो होता है, जहाँ पर रेन बहुत कम होती है, जिस साइड पर, माउंटेन की जिस साइड पर, उसे हम लीवर्ड साइड बुलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो विंडवर्ड साइड स्लोप पर मॉइस्चर वाली एयर ऊपर जाती हैं, प्रेशर कम होता है और एयर एक्सपैंड, कूल होती है और यहाँ पर बारिश होती है। वहीं पर लीवर्ड स्लोप पे एयर जो है वो नीचे की तरफ आती है। इट वार्म्स अप एंड प्रेशर इंक्रीजेज एंड नो कंडेंसेशन अकर्स क्रिएटिंग द ड्राई जोन्स। आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स में ही एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि वेस्टर्न घाट में होता है, तो जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं ना, इनमें जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, यहाँ पर मॉनसून के टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है। वहीं पर लीवर्ड साइड जो डेक्कन प्लेटू है, ये रेन शैडो एरिया है जहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल देखी जाती है। कमिंग ऑन टू द साइक्लोनिक एंड द फ्रंटल रेनफॉल, तो इस केस में जब व्हेन एयर अकर्स व्हेन मास ऑफ द वार्म एयर, मतलब ये जो वार्म फ्रंट है ना, इट मीट्स द कोल्ड फ्रंट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ से गर्म हवा आ रही है, एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, आपस में मिक्सिंग हो जाएगी और अब आ जाएगा साइक्लोन। सो वार्म and the lighter air is forced to rise above the heavier and the cold air. When the warm air rises, it expands and it cools. Condensation occurs, clouds are formed and rainfall is followed. Condensation होगी, clouds बनेंगे और उसके बाद आएगी बारिश। Common in cyclonic depressions and the temperate regions में cyclonic rainfalls और the frontal rainfalls are very common. अब यहाँ पर देखो, ऊपर की तरफ जा रही है गर्म हवा और नीचे की तरफ आएगी ठंडी हवा और ये आपस में क्या होगी, अब यहाँ पर होगी, इन दोनों में आपस में टकराव होगा और फिर आएगी साइक्लोनिक रेनफॉल। अब इसके प्रोसेस की अगर समरी की बात करें, सो वार्म एयर मीट्स द कोल्ड एयर, तो गर्म हवा ठंडी हवा से मिलेगी, वार्म एयर लाइटर होगी एंड बीइंग मतलब वार्म एयर जो है वो लाइटर होगी और लाइट होने की वजह से ये ऊपर की तरफ चली जाएगी और कोल्ड एयर नीचे आ जाएगी। राइजिंग एयर कूल्स एंड कंडेंसेस टू फॉर्म द क्लाउड्स। रेनफॉल अकर्स, समटाइम्स इट ड्रिजल्स, समटाइम्स हैवी रेनफॉल, डिपेंडिंग कि किस तरह की बारिश वहाँ पर होनी है। अब यहाँ पर ना अगर आप साइक्लोनिक रेनफॉल को देखो, सो इट हैपन्स इन ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट रीजन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन में हैवी रेन और होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। वहीं पर टेम्परेट डिप्रेशंस में ना बारिश तो हल्की हल्की होती है, लेकिन ये लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए देखी जाती है।
अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो यूजुअली ना हमें ड्रिजलिंग देखते हैं, हम बड़ी हैवी रेनफॉल नहीं, ड्रिजलिंग मतलब लाइट सी रेनफॉल लेकिन कंटिन्यूसली बस वो बारिश लगी हुई है। इट हैपन्स व्हेन वार्म फ्रंट मीट्स द कोल्ड फ्रंट एंड इट कैन बी वाइड स्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग स्पेशली टेम्परेट लैटिट्यूड्स में। समटाइम्स या थंडरस्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं लेकिन सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए। एग्जाम्पल विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जब विंटर्स में रेनफॉल होती है वो ऐसी रेनफॉल होती है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द WD, बड़ा कॉमनली आपने अपने घर में मम्मी पापा से सुना होगा WD आ रहा है, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है जिसकी वजह से साइक्लोनिक रेनफॉल होगी। अब क्विक रिकैप की बात करें तो रेनफॉल क्या होता है? रेनफॉल इज बिकॉज ऑफ द कूलिंग एंड द कंडेंसेशन ऑफ द मॉइस्ट एयर। ठीक है, इसमें 3 तरह की होती हैं, कन्वेक्शन, ठीक है, COC, राइट, कन्वेक्शन, ओरियोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। कन्वेक्शनल हीट ड्रिवन होती है, हैवी होती है और शॉर्ट होती है। ओरियोग्राफिक माउंटेन ड्रिवन होती है और साइड पर डिपेंडेंट होती है, किस साइड पर बारिश होनी है। साइक्लोनिक फ्रंट ड्रिवन होती है, जेंटल होती है और वाइड स्प्रेड होती है। तो हॉट एयर कन्वेक्शनल रेनफॉल लेकर आती है, हाई हिल्स में ओरियोग्राफिक रेनफॉल होती है और ओशियन जब कोल्ड और वार्म एयर जब मिलती है तो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। तो मैंने हर तरह से हर एक ब्रीफ वे में आपको समझाने की कोशिश कर दी है, इवन डिटेल में भी, कि कैसी ये रेनफॉल्स होती हैं। तो आपको प्रोसेस को याद रखना है और आपको ये याद रखना है एक एग्जाम्पल और कहाँ पर किस वजह से ये बारिश होती है, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन विच इज़ स्नो। अब स्नो तब बनती है व्हेन वाटर वेपर डायरेक्टली फ्रीज, मतलब कि जब गैस डायरेक्टली सॉलिड बन जाती है, मतलब यहाँ पर हो जाएगी सब्लिमेशन, जब वाटर वेपर्स डायरेक्टली स्नोफ्लेक्स या स्नो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट अकर्स जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाता है, तब बारिश नहीं, तब बर्फ गिरती है। स्नोफॉल एक सिमेट्रिकल 6 साइडेड पैटर्न होता है। तो आपने देखा ना स्नोफ्लेक्स, तो एक मूवी है बच्चों वाली जो स्पेशली गर्ल्स को बहुत पसंद है, फ्रोजन, तो उसमें स्नोफ्लेक्स दिखाए ना, बिल्कुल वैसे ही स्नोफ्लेक्स। इट इज़ वेरी कॉमन इन कोल्ड एंड हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स ड्यूरिंग द विंटर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज हेल। तो हेल स्टॉर्म में ना यूजुअली वो गोल से, राउंड से आइस के बॉल्स गिरते हैं व्हेन फ्रॉस्टेड, और वो लेयर्ड अपीयरेंस उनकी लेयर्ड होती है। सो दीज आर फॉर्म्ड विद रेपिटेटेड फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग इनसाइड द टॉल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो होता क्या है कि पहले वाटर वेपर मेल्ट हो जाते हैं, फिर वापस से फ्रीज हो जाते हैं, फिर मेल्ट हो जाते हैं, फिर फ्रीज हो जाते हैं। क्लाउड्स के अंदर ही ये पूरा प्रोसेस चला रहता है, और जब ऐसा होता है तब हेल स्टॉर्म आता है, तब हेल गिरती है, तब वो आइस के छोटे छोटे गोले गिरते हैं। So these each layer adds size like the onion ring, and the range of these is 0.5 centimeter to 5 centimeter, and sometimes इससे भी बड़े होते हैं। So these are very common during thunderstorms and the strong convections. अब बात करते हैं द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे थ्रू आउट द ग्लोब जो रेनफॉल के पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, कहाँ पर कम रेनफॉल होगी, कहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रेनफॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये तो हमें पता ही है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती तो डेजर्ट्स क्यों बनते, है ना। So it depends on several climatic and geographical factors जैसे कि latitude, continents and oceans and the mountain barriers। इसके सिवा कुछ और influences भी हैं जैसे temperature, air pressure, moisture, atmospheric disturbances and air mass movement। आगे बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर की, लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट में भी और इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में भी। तो एडियाबैटिक जो कूलिंग होती है जिसमें मॉइस्ट एयर ऊपर जाती है, ठंडी ऊपर जाती है, ऊपर जाके ठंडी होती है, क्लाउड्स बनाती है, इट इज़ कॉजेज मोस्ट रेनफॉल। और इक्वेटोरियल रीजन्स में बेसिकली 8 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री साउथ तक हैवी रेनफॉल देखी जाती है ड्यू टू द ट्रेड विंड कन्वर्जेंस जोन, जिसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या नाम था उसका? डोल्ड्रम्स, राइट। सो ये जो कन्वर्जेंस जोन है, इट शिफ्ट नॉर्थ साउथ सीजनली एंड चेंजिंग द रेनफॉल पैटर्न्स।
करेक्ट। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो मेडिटेरेनियन रीजन्स हैं, ये विंटर में यहाँ पर रेन होती है ड्यू टू द ट्रेड विंड शिफ्ट, और ईस्टर्न मार्जिन जो है कॉन्टिनेंट्स के जैसे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पर मॉनसून में हैवी विंड्स देखी जाती हैं। वेस्टर्न मार्जिन्स में ये ड्राई रीजन्स होते हैं या फिर रेन शेडो रीजन्स माने जाते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस की, तो ये जो लार्ज लैंड वाटर अरेंजमेंट है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये वाटर वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा है। ये भी रेनफॉल के पैटर्न को अफेक्ट करता है। 71% हिस्सा जो अर्थ का है वो पानी है, बाकी इसमें 81% ग्लोबल रेनफॉल देखी जाती है, और बाकी जो 29% हिस्सा है वो है लैंड, और वहाँ पर सिर्फ 19% प्रेसिपिटेशन देखी जाती है। कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा रेन होती है, मॉइस्चर सी से आता है। इनलैंड रीजन्स में रेनफॉल कम होती है क्योंकि एयर यहाँ तक पहुँचने से पहले ही अपना मॉइस्चर लूज कर चुकी होती है। सो दीज आर द रीजन्स। एग्जाम्पल्स, वेस्टर्न कोस्टल इंडिया, तो जो वेस्ट वाला कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पर पीछे मैंने एक जगह आपको ना इस वाले रीजन को वेस्ट बता दिया था गलती से, ये वेस्ट है, ठीक है। सो पीछे गलत किया है, खुद ही करेक्ट कर लेना। तो बेसिकली ये जो वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है ना, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, और अरेबियन सी मॉनसून की वजह से। तो अरेबियन सी जो है हमारा, अरेबियन सी से मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं और यहाँ पर खूब सारी बारिश करती हैं। सेंट्रल इंडिया में मॉडरेट सी रेनफॉल होती है, और इंटीरियर जैसे राजस्थान है वहाँ पर काफ़ी कम रेनफॉल देखी जाती है। माउंटेन भी एक बैरियर है और ये भी रेनफॉल को के पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। तो इसमें ओरियोग्राफिक इफेक्ट आता है बेसिकली। तो मॉइस्ट विंड्स जो हैं दे राइजेस अलोंग द विंडवर्ड स्लोप्स, वहाँ पर कूल होती हैं और कंडेंस हो जाती है, और वहाँ पर खूब सारी रेनफॉल आती है। वहीं पर लीवर्ड साइड जो है वो ड्राई रह जाती है, और उन्हें हम रेन शेडो एरियाज भी बुलाते हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम हिमालयाज़ की बात करें, तो अगर जो हमारे हिमालयाज़ हैं दे रिसीव हैवी रेनफॉल ऑन द सर्दर्न स्लोप, मतलब जो असम और मेघालय वाले रीजन्स हैं वहाँ पर खूब सारी बारिश होती है। वहीं पर लीवर्ड साइड मतलब लद्दाख, तिब्बत, तो लद्दाख क्या है, लद्दाख एक डेजर्ट है, लेकिन वो एक ड्राई डेजर्ट है। द रीज़न बीइंग वहाँ पर बारिश नहीं होती है, वहाँ तक मॉइस्चर लेडन विंड्स पहुँच नहीं पाती हैं, सो दे आर ड्राई एंड दे आर कोल्ड। वहीं पर अगर आप वेस्टर्न घाट्स की बात करो तो विंडवर्ड साइड वेट होती है, और लीवर्ड साइड जो है जैसे कि डेक्कन प्लेटू वो ड्राई रीजन में आता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप ये चैप्टर ह्यूमिडिटी आपको अच्छे से समझ आ गया है। कहीं पर कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नर हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।